ठंडा करके बात करना चाहिए। और अगर किसी का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बागमती में जाकर छलांग लगाना चाहिए। सभामुख महोदय, भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। माननीय सदस्य अहिले बस्नु। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा माननीय करके सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला त बरु बस्नुस्। हमारे माननीय जी ने आवाज उठाया कि एक सांसद के पास 2 नागरिकता है। मैं कहती हूँ नागरिक जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। त्यस्ता मधेसीलाई गलत अभिव्यक्ति दिए कर्म छिरिङ शेर्पालाई अविलम्ब निलम्बन गर्न सभामुख महोदय मार्फत माननीय खेलकुद मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो कि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। माननीय श्री सरिता गिरी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 19 के दिन मैं संसद में अनुपस्थित थी। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही है। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय।
नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे लें। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उमलता है। जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है। लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे। हम लोग समय सकिसकेको छ। मैं एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल के संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा। और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ, जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं सभामुख महोदय। सम्मानीय सभामुख महोदय, 19 गते के पार्लियामेंट के बैठक में जिस तरह हमारे माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। माननीय सदस्य अहिले बस्नुस्। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा माननीय करके सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। स्तरीय भाषा में बोल्नु होला, विषयमा केन्द्रित गरेर बोल्नु होला। यहाँ खून ठंडा करके बात करना चाहिए। और अगर किसी का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बागमती में जाकर छलांग लगाना चाहिए सभामुख महोदय। यहाँ किसी का अपमान करने का जगह नहीं है। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ भेदभाव होता आया है, किसी भी बात का एक सीमा होता है। सीमा से बढ़ करके आवाज उठाया जा रहा, अपमान किया जा रहा है। हिंदी में जो बोलता है, हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है। सम्मानीय सभामुख महोदय, आपके कार्य व्यवस्था के तहत शुरू में हम लोगों ने जब शपथ ग्रहण लिया था उस समय पूछा गया था कि आप किस भाषा में शपथ ग्रहण लेंगे। हम लोगों ने अपना अपना उद्देश्य के तहत, जिसमें हमको सरलता होती है, हिंदी में भी जिसको जो अपना सहज होता था उस अनुसार हम लोगों ने लिखित दिया था। और हिंदी में हम लोग बोलने के लिए शपथ ग्रहण लिया। और हिंदी में बोलने के लिए इस तरीके से हमारे ऊपर जो है छीटाकशी होता है, अपमान होता है। हम ये कहना चाहते हैं सभामुख महोदय कि हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कोई ब्रिटिश का नागरिक नहीं होता। जिस भाषा को जिसको सरलता होती है उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है सभामुख महोदय। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस सदन से कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में कोई सच्चा राष्ट्रवादी है तो वो मधेसिया है। क्योंकि मधेश ही देश के चारों तरफ, तीन तरफ मधेसी का बसोबास है।
जहां पे आज तक 1 इंच भी जगह मदेशियों के रखवाली के तहत किसी में हिम्मत नहीं हुआ समय सकियो टुंग्याउनु जो आकर के आक्रमण कर सके। लेकिन आज जो सीमा को लेकर बात उठ रही है सभा मुख महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कागज के टुकड़ा में कागज का जो नक्शा है उसमें कोर देने से हमारे नेपाल का जगह फिरता आने वाला नहीं है। आप कोर लीजिए नैनीताल, आप कोर लीजिए हरिद्वार, आप कोर लीजिए खटमाय और पिथौरागढ़, जहां भी कोर लीजिए, उससे हमें नहीं मिलने वाला है। और भारत के लोग भी अपने नक्शा में काठमांडू और पोखरा अपने नक्शा में कोर लें, उससे भारत को भी नहीं मिलने वाला है। यदि जाने अनजाने में पहाड़ी शासकों ने जगह को बेचा है तो उसको वार्ता के टेबल के माध्यम से हमें वापस लाना चाहिए सभा मुख महोदय। जगह बेच करके और नौटंकी करने से जगह वापस नहीं आता है। इसके लिए कूटनीतिक वार्ता के टेबल पे बैठिए और जगह को वापस लाइए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं इस देश के शासक लोग, तो कुर्सी से राजीनामा दे, कुर्सी छोड़ दे, मदेशिया उस कुर्सी पे बैठ करके और देश को वापस लाएगा। यदि वाकई हमारे देश के भूभाग आक्रमण हुआ है तो मैं इतना ही कह करके आप लोगों के समक्ष एक शब्द और कह देना चाहती हूँ। नागरिकता के विषय में भी हमारे माननीय जी ने आवाज उठाया कि एक सांसद के पास 2 नागरिकता है। मैं कहती हूँ वो नागरिक मान्य श्री प्रदीप यादव, समय 12 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री दलबहादुर राणा। आयो तो के आयो तो मेले पंची खाने पानी काठमाडौँ में आयो। तर आउँदै आउँदै हात्ती आयो फुस कहिले आउँछ भगवान भरोसे छ। प्रत्येक साल त सुन्छु कि आइहाल्यो तर चाँडो आओस् मेरो शुभकामना छ। र मेरो मन्त्रीजीलाई ध्यान आकर्षण पनि छ कि त्यो कमसेकम आइदियोस् भने राम्रै हुन्छ। र भूमि सुधार व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मेरो खास गरेर मन्त्रीजीसित मेरो 1-2 कुरा के अनुरोध छ भने विगतको दिनमा ऐलानी जग्गाहरू जुन वर्ष 50 देखि 100 वर्षसम्म ऐलानी जग्गाहरूको चाहिँ पूर्जा पाएको छैन। हजारौँ बिघा गाउँको गाउँ बसेको छ, तिनीहरूसित लाल पूर्जा छैन। विगतका चाहिँ सरकारले चाहिँ लाल पूर्जा वितरण सुरु गरेको थियो तर बिचमा चाहिँ त्यो रुक्यो। त्यो ऐलानीमा के लेखेको छ भने यो जग्गा फलानुको हो, यो फलानाले भोग चलन गर्दै आएको छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ लाल पूर्जा वितरणको काम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ भइहाल्छ भने त जनतालाई ठिक हुन्छ र सरकारले पनि ठिक हुन्छ। किनकि मालपोत पनि तिरिरहेको छैन, यसरी नै छ त्यो ऐलानी जग्गा। त्यसैले त्यसको पूर्जा कसरी पाउँछ त्यसमा चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको चाहिँ ध्यान जाओस्। र अहिले यो सहकारी संस्था गाउँमा खोलियो, सहरमा खोलियो, राम्रो कुरा हो। त्यो सहकारीले गरिबीको रेखामुनि रहेका सानो पसल खोलेका किसानहरूलाई चाहिँ ऋणलाई पनि सजिलो हुन्छ र किस्ता तिर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर सहकारी अहिले स्थानीय निकायको मार्फत गएको छ र अहिले सहकारीलाई बिना गार्जियनको चाहिँ सहकारी भएको छ। पहिला त डिभिजनल कार्यालय थियो जुन सहकारीलाई चेक जाँच गर्थ्यो, जस्तो अहिले ब्याङ्कको गार्जियन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। तर सहकारीको गार्जियन को त? स्थानीय निकाय प्रमुखहरू के भन्छ हामीसित विज्ञ छैन। हामीलाई सरकार कुनै त्यसको कार्यालय प्रमुख नै बनाएर पठाएन। हामी किन हेर्ने, के गरेर हेर्ने? उनीहरूले विज्ञ छैन, एक्सपर्ट छैन। त्यसैले मन्त्रीजीको चाहिँ त्यसमा ध्यान जाओस्। अर्को कुरा के छ, यो सहकारीले एउटा गडबड काम गर्दो रहेछ। गडबड काम के? अब कुनै गरिब निमुखालाई 10 लाख लोन दियो अनि त्यो सहकारी संस्थाका चाहिँ केही ठगहरू पनि रहेछ। सहकारी चलाउनेहरू सबै राम्रो पनि छैन, त्यसमा ठगहरू जो मानसिकता नै ठग छ। उनीहरूले के गर्छ भने त्यो 10 लाखको जग्गा त्यो के गर्छ, एउटा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ छ र एउटा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ छ, संस्था लिमिटेड छ। दुईटैको चाहिँ गएर चाहिँ जग्गा चाहिँ मेरो मैले दिएको छु यो प्राइम बचतलाई। तर प्राइम बचतले मेरो जग्गा नपुछिकन उसको नाउँमा चाहिँ गरिदिइरहेको छ र त्यसो चाहिँ 50-60 जनाको चाहिँ
गऱ्यो 10 लाखको जग्गा 50 लाखमा राख्यो र लिएर फरार भागिहाल्छ र भागेपछि त्यो गरिब निमुखा मान्छे बर्बाद हुने स्थिति छ। त्यसको चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यो गरिबको जुन जग्गा अहिले 10 लाखमा राखियो र ऊ ब्याङ्कले 50 लाख मागिरहेको छ, त्यो त 10 लाख लोन लिएको छ प्राइम बचतबाट, त राष्ट्रिय सहकारीलाई त्यो 50 लाख कहाँबाट दिन्छ? त्यसकारण यसमा चाहिँ मन्त्रीजीको चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि ध्यान जाओस्, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कुण्ठित गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने र ठगहरूलाई कसरी चाहिँ कटघरामा ल्याउने, जो चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको ध्यान जाओस् मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अब अर्को कुरा एउटा आयो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुरा। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नैनी रङशाला वीरगञ्जको लागि 50 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। गजबको कुरा लाग्छ मलाई, 50 लाख सुन्दाखेरि त 50 लाख छ, तर त्यो रङशाला दशरथ रङशाला जस्तो ठुलो रङशाला हो। त्यो बेलाको पञ्चेको सिरपाँच सरकारले बनाएको छैन, बौद्धलकालको नेपाल सरकार बनाएको छैन, त्यहाँको स्थानीय जनताको लेबीबाट त्यो रङशाला ठुलो रङशाला बनेको हो। त त्यो रङशाला अहिले कोमामा गइसकेको छ र कोमामा गइसकेपछि त्यो रङशालाको चाहिँ 50 लाख रुपियाँमा एउटा सानो पाठ पनि केही हुन सक्दैन। त्यसैले कि त माननीय मन्त्रीजीले त्यो रङशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला बनाउनको निमित्त स्पेसल बजेटको व्यवस्था गरून्, अथवा त्यो सङ्घको रङशाला हुँदैन, अब प्रदेशमा काट्नुहोस्, प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला बनाउन तयार छ। मैले कुरा गरेको छु माननीय मुख्यमन्त्रीसित प्रदेश नम्बर 2 का, उहाँले भन्नुहुन्छ सङ्घ सरकारले छोडोस् मैले बनाइदिन्छु, म बनाउन तयार छु। कि त बजेट दिनु पर्यो, त्यो कोमामा गइसक्यो, सब झडिरहेछ, इँटा फिटा सब गइरहेको छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको ध्यान स्पेसल जाओस्, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीजीले त अब उहाँको म दोष लगाउने, धेरै मन्त्रीजीको त्यही अपरम्पार लीला छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट घुसाइदिने कुनै पनि बाहनाले, अब क्षेत्र नलेख्ने के, अब के लेख्ने, फलानु नगरपालिका फलानु गाउँपालिका भनेको नाम छुट्याइदिने, ताकि क्षेत्र भएपछि सांसदहरू पक्रिहाल्छ कुरा। तर अब सांसदहरू बुर्बक छैन, सांसदहरू पनि चलाक भइसकेछ, किनकि त्यो क्षेत्रमा आफ्नो साथीभाइ छन्, आफ्नो पार्टीको पनि सङ्गठन छ। त्यसकारण सोधेर कुन पालिका चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको पढिरहेको छ चाहिँ, त्यसकारण यो खेलकुद मन्त्रीजीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बढी चाहिँ बजेट हाल्नु भएको छ र अरूलाई चाहिँ पाखा लगाउनु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, मलाई त यहाँसम्म पनि सुन्न आयो माननीय खेलकुद मन्त्रीजीले, यहाँलाई त पनि माननीय मन्त्रीजीलाई एन्फाले पनि बडा माया गरेको छ। एन्फाले पनि सुन्न मागेको छ कि 17 करोड रुपैयाँ एन्फाले पनि उहाँले दिएको छ। त्यसकारण अहिले एन्फाका चाहिँ भर्खरै चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भर्खरै चाहिँ एउटा दूरबीन नेपाल भने अनलाइनमा इन्टरभ्यू दिँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि मधेसीहरूको राष्ट्रियता आउँदैन, राष्ट्रियता सिकाउनु पर्छ, त्यो पनि कसको मार्फत, त सेनाको मार्फत राष्ट्रियता सिकाउ। सेनाले पनि बुझ्नु भएको छ कर्मा छिरिङ शेर्पाले, एन्फा अध्यक्षले। मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। त्यस्तो ठुलो पोस्टमा बसेका एउटा मर्यादित ठाउँमा बसेका नेपाल फुटबल सङ्घले हामीले इज्जतले हेर्छौँ र 3.5 नेपाली फुटबललाई प्यार गर्छ र यसरी चाहिँ मधेसीलाई हेप्ने, मधेसीलाई होच्याउने, मधेसीलाई चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ गलत कुरा अभिव्यक्ति दिने कर्मा छिरिङ शेर्पाले कसको ताकतमा, पक्कै खेलकुद मन्त्रीजीको ताकतमा उहाँले बोल्नुभएको होला कि मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। यहाँसम्म सेनाले पनि उहाँ मुछ्नु भएको छ। सेना हाम्रो एउटा पवित्र संस्था हो, सेनालाई हामीले दिल हटमा राख्छौँ, हाम्रो मुटु हो हाम्रो सेना, हामीले सेनाले पनि मुछ्ने हो। कहिले पनि राजनीतिक रूपमा विवादमा नआएको सेनालाई कर्मा छिरिङ शेर्पाले चाहिँ यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसकारण मैले माननीय मन्त्रीजीले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यस्ता गलत अभिव्यक्ति दिने कर्मा छिरिङ शेर्पालाई अविलम्ब निलम्बन गर्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, किनकि मधेसीलाई अपमान गर्नुभएको छ, तराई मधेस पहाडलाई टुक्राउने कुरामा गर्नुभएको छ। तराई र मधेस पहाडको एकता नै मधेस हो र तिनटै मिलेर देशलाई निर्माण हामी गर्छौँ, हामी अलग होइन, हामी अलग होइन। र 1700 किलोमिटर बोर्डरको रक्षा मधेसीले गर्छ, बिना तलबको, हामी बिना वर्दीको सिपाही हौँ मधेसी, जुन कि बोर्डरमा हामी बोर्डरको सुरक्षा गर्छौँ, रक्षा गर्छौँ। त्यस्ता मधेसीलाई
गलत अभिव्यक्ति दिए कर्म छिरिङ शेर्पालाई अविलम्ब निलम्बन गर्न सभामुख महोदय मार्फत म माननीय खेलकुद मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी।